सुप्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, सहायक प्राध्यापक, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे दोस्तों, आप सभी इस कोरोना वायरस की वैश्विक आपदा में अच्छे होंगे, कुशल होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप इस समय को यूटिलाइज कर रहे होंगे। खासकर ये वीडियो हम उन व्यूअर के लिए बनाए हैं जो कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे वो सिविल सेवा हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, जेपीएससी हो, चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो। मुझे लगा कि मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊं जो कुछ उपयोगी हो आपके लिए। प्यारे दोस्तों, इस समय को हमें यूटिलाइज करना है। आपदा है, त्रासदी है, लेकिन इस आपदा में भी हमें आशा की किरण ढूंढना है। आप देख रहे होंगे अखबारों में, सोशल मीडिया में तरह तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। कोई कोई बोल रहे हैं कि वैकेंसी अब नहीं आएगी, सरकार का राजकोष खाली हो गया है, इस विपत्ति से लड़ने में नई वैकेंसी की कोई संभावना नहीं है। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की संभावना लोग जता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपदा ने कई अवसर लेके आए हैं, कई जीने का ढंग को सिखाने के लिए आए हैं। तो ये आपदा नहीं है, ये सीखने का एक अवसर आया है कि हम अपने आप के लिए, अपने आप को भविष्य के लिए कैसे तैयार करें। क्या आपको लगता है कि इस तरह की आपदा फिर दोबारा नहीं आएगा? इस तरह का वायरस, कोई नया वायरस आगे नहीं आएगा? भविष्य में भी कई तरह की बीमारियां, कई तरह के वायरस बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करना है। इस वायरस के वजह से खासकर हमारा देश भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा है। कई तरह के बदलाव दिखे। जैसे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं तो हमारी जो स्वास्थ्य सिस्टम था उसके प्रति हमारी एक नेगेटिव धारणा था। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से हमारी स्वास्थ्य सिस्टम बहुत ही अच्छा हो गया। बहुत ही कम समय में कई मास्क, कई वेंटिलेटर का निर्माण किया गया। और जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट किया गया वो काफी तारीफ है। अब हमें अपने इस स्वास्थ्य जो सुविधा है उसके प्रति जो हमारी नेगेटिव धारणा थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रति, वो निश्चित बदलेगा। देखिए आज हमारे यहाँ का रिकवरी रेट कितना ज़्यादा है। आप अपने झारखंड को ले लीजिए, देखिए यहाँ कितना तेजी से रिकवर हो रहे हैं लोग। तो स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस वायरस ने सिखाने का प्रयास किया और इसके वजह से कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसको कही गई, उसके लिए प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। और एक एकता दिखी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में, गजब की एकता दिखी कि अपने को खतरे में, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने मानव सेवा की। तो ये तो रही स्वास्थ्य सेवा के प्रति। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने विश्व को दिखाने का प्रयास किया कि कैसे एकजुटता, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं न्यू इंडिया, जो एक संगठित रूप से उभर के सामने आया है, उसको वो दिखाने का प्रयास किए कि किस प्रकार से एकता के साथ हम किसी भी संकट से मुकाबला कर सकते हैं। हमारे यहां का जो दवाएं थी, जो मलेरिया के लिए दवा था, उसका डिमांड विश्व में होने लगा और भारत ने उसको दिया भी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे और अन्य छोटे छोटे कंट्री हो, इजराइल हो, कई देशों को भारत ने जो है वो दवाई को प्रोवाइड किया। और कोरोना के इलाज के लिए बहुत सारे दवाएं प्रयासरत है, लेकिन भारत में जो दवा का उपयोग हो रहा है उसकी डिमांड विश्व के देशों में काफी हुई, रिकवरी रेट ज्यादा हुआ। इससे भारत का जो रिलेशन है वो काफी बढ़ा है। भारत का जो फॉरेन रिलेशन है उसमें कई तरह का सुधार हुआ है। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका के साथ रिलेशन बढ़ा है। उन्होंने कई वेंटिलेटर को भारत को देने का वादा किया, भारत को भेजा। तो इस तरह प्यारे दोस्तों, हमारा भारत इस वैश्विक त्रासदा से एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। बहुत सारे समीक्षक भले जो बोल दे, कितना नुकसान हो रहा है, इतना प्रवासी मजदूर आ गए हैं, कैसे होगा, रोजगार छिन गया है। जो भी हो, भारत में इतना क्षमता है कि वो अपने आप को रिकवर कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा वर्ल्ड में। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा के विषय में बात करते हैं, तो पढ़ाने के ढंग में बदलाव देखने को मिला। पहले क्लास बेसिस अध्ययन होता था, क्लास में विद्यार्थी जाते थे, टीचर जाते थे, तब पढ़ाई होता था। लेकिन इस वायरस ने ऑनलाइन शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसे घर घर बैठे टीचर अपने विद्यार्थी से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी विषय वस्तु पर बात कर सकते हैं, इसका एक नया प्रयोग भारत में दिखा। और निश्चित रूप से इससे कई सकारात्मक, कई नई तकनीक के माध्यम से शिक्षा
शिक्षा देने की बात सोची गई और इसमें सफल हो गई, चाहे वो जूम ऐप के माध्यम से हो, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज के माध्यम से हो, वेबसाइट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ई लर्निंग जो जिसको बोला जाता है, उसका डिमांड बढ़ा कि कोई जरूरी नहीं है कि अब जो है सो ऑफलाइन शिक्षा का यदि नहीं रहे तो विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता है। और इसमें चिंतन चल रहा है कि केवल शिक्षा ही नहीं, ऑनलाइन कैसे परीक्षा को कंडक्ट भी किया जा सके। यूजीसी भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों को इसके विषय में नोटिस भी दिया है कि यदि आपके पास क्षमता है तो आप ऑनलाइन परीक्षा भी करवा सकते हैं। पर विषय वस्तु का पैटर्न बदल रहा है कि आपको कितना % जो है सो इंटरनल पर देना है। यानी परीक्षा और शिक्षा का जो तरीका है, इस वायरस ने नया शिक्षा देने का काम किया है। लोगों में जागरूकता आई है। अब गांव हो शहर हो, अभी गांव को ही ले लीजिए, जो पहले शिक्षित नहीं थे, शिक्षित भी नहीं है, फिर भी आज मास्क लगा के रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उनके अंदर जागरूकता आ गई है कि कैसे अपने आप को हम बचाएं, कैसे प्रिकॉशन लें। तो मित्रों, इस वायरस को हम त्रासदी नहीं कर सकते हैं। इस वायरस ने हमारे बुद्धिजीवों, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे राजनीतिकों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस वायरस ने मजदूरों की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया, सरकार को दिखाने का प्रयास किया कि आपके पास कितना मजदूर है, कैसी उसकी अवस्था है, कैसे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो अब प्रत्येक स्टेट को ये सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि कैसे आप अपने राज्य में ही उनके लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। मनरेगा में जो दिनों का बैरियर आप लगा दिए हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उनको जो दैनिक पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इन्वेस्टर को बुलाइए, राज्यों में उद्योग धंधा, कल कारखाने लगाने का प्रयास कीजिए। लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास कीजिए। कृषि का डेवलपमेंट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार होता है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को इग्नोर करके आप अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकते हैं। और हमारी एग्रीकल्चर अस्थायी है, इसमें कोई डर नहीं है। तो एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, सरकार को उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। 2022 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2022 तक किसानों का या इनकम दोगुना करने की बात किए थे। उसमें कई तरह के योजना लेकर भी आए। मुद्रा स्कीम है, अभी देखिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 2-2 हजार का जो मिलता है 4-4 महीना में 6,000 तक। तो ये प्रावधान क्यों कर रहे हैं? ये प्रावधान वो इसलिए किए ताकि किसानों का स्थिति सुधरेगा, वो ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजाएंगे, यानी FCI में हमारा पहुंचेगा, गोदाम में पहुंचेगा। और प्यारे दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का जो स्कीम चलाया गया, आज देखिए इतना बड़ा त्रासदी में सरकार कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को अनाज दे रही है, सुविधाएं दे रही है, दाल दे रही है। ये क्यों संभव हुआ? ये किसानों का योगदान रहा कि वो सरप्लस प्रोडक्शन किए, किसान जो है सो अपने अनाज को बेचे, सरकारी गोदामों तक पहुंची, और सरकार आज जो है सो PDS के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्यारे मित्रों,
जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक संक्षिप्त में मुझे लगा कि हम इस पर थोड़ा सा बात करें आप लोगों से। आज ग्रामीण लोगों को भी, जैसे मान लीजिए कोई सूरत जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यदि हमारी गवर्नमेंट यहीं पर रोजगार दे देती तो क्या वो जाते? तो इसलिए सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि कैसे उसका क्योंकि दिमाग का तो कमी नहीं है, जो भी वर्कर कहीं काम कर रहे हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत माइंड होता है, स्किल रूप से डेवलप होते हैं। तो इसलिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि और उसके स्किल को और डेवलप किया जाए और इसका फायदा राज्यों में ही लिया जाए। यहां तक कि उसके पंचायत प्रखंड में यदि व्यवस्था हो जाए तो वहां पर प्रोवाइड किया जाए। और कोशिश कीजिए कि उसका जो स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाए तो बहुत ही फायदा होगा। स्किल किया जाए, उसे टेक्निकल रूप से सक्षम बनाया जाए। तो इस पर राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को भी, आज देखिए इतनी बड़ी जो हड़बड़ी हो गई है, मजदूर लोग, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, मजदूरों की मौत हो गई, तो न जाने कहां कहां से मजदूर अपने घर प्रवास को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके बाहर जो है सो कमाने के लिए चल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी उद्योगपति हैं, जो भी धनवान लोग हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तीनों में कोऑर्डिनेट करके, आपस में सामंजस्य स्थापित करके लोगों को रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार को लिस्ट बनाना चाहिए कि कितने हमारे पास मजदूर हैं, कौन कौन किस स्किल्ड के हैं, किस सेक्टर में उनको रोजगार देना चाहिए, उसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है और इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। तभी जो है मुझे लगता है कि एक जो जीवन है, सही व्यक्ति का जो जीवन है, वो सही से वो जी पाएंगे। नहीं तो देखिए कितना दिन अपना घर परिवार को छोड़ करके बाहर में बेचारे कमाने चल जाते हैं। यदि उनको अपने घर के बगल में ही रोजगार मिल जाए तो क्यों वो जाएंगे? तो इसलिए इस पर गहन आवश्यकता है, गहन प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को इस पर आपस में सामंजस्य स्थापित करके लोगों को रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जो मजदूरों की समस्या है उसका भी कोरोना वायरस ने एक नया तरीका पर विचार करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया है। प्यारे मित्रों, मुझे लगता है, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूं, लेकिन यदि इसका सही ढंग से मूल्यांकन किया जाए तो अभी भले राहत पैकेज सरकार दे रही है, 20,000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी किए, प्रधानमंत्री जी किए, ताकि गरीबों का कल्याण हो, मजदूरों का कल्याण हो, उद्योग धंधा का पुनः उसका जो है सोच रीस्टार्ट हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। उद्योग धंधा, लोग रोजगार, आपको लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रोवाइड करने की बात बिल्कुल सोचना ही की आवश्यकता है, क्योंकि अब तो मजदूरों में भी एक भय बन गया। अब तो वो बाहर जाना ही नहीं चाहेंगे, लगेगा भाई अपना घर के पास ही कुछ रोजगार मिल जाए, कौन जानता है कौन को वायरस आ जाए। तो इसलिए एक अस्थायी प्रावधान ये हो सकता है कि राज्य सरकार इस पर गहन विचार करे कि आपके राज्य में कितने मजदूर हैं और कौन किस स्तर के हैं, क्या उनमें स्किल्ड है, उसको डेवलप किया जाए। और हमारे जिस जिस राज्य में जो भी उद्योग धंधे लगे हैं उनसे बात करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है।
उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तभी जो है इस तरह की जो समस्या उत्पन्न हुई है उस पर काबू पाया जा सकता है। अंततः आज मैं एक संक्षिप्त वीडियो रखा। इस तरह का वीडियो मैं आगे और भी बनाने का प्रयास करूंगा। इकोनॉमी परिप्रेक्ष्य, पॉलिटिकल प्रोफेज और इसका क्या परिणाम हो सकता है उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे डाटा भी आपको पेश करने का प्रयास करेंगे कि किनका क्या विचार है। आज मुझे बहुत ही कम समय में आपको जो है सो एक कंक्लूजन रखने का मैं प्रयास किया। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सारा कुछ सही बोला, लेकिन आपको जैसा लगता है अपना विचार आप कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास कीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा। इस तरह से कुछ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जिस तरह की बातें, उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आपकी जो समस्या है उसको मैं उसका हल ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।